नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है माँ तुम्हारी तेज जबान ही घर में कलह का कारण बनी हुई है। अधेड़ उम्र की यमुना के घर के बाहर आंगन में एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। यमुना हर सुबह पक्षियों को दाना डालती और पक्षी भी रोज दाना चुगने नीचे आते थे। आज यमुना के छोटे बेटे राघव का विवाह था। यमुना बहुत खुश थी, लेकिन राघव का चेहरा उदास था। उसे अपने बड़े भाई की कमी बहुत खल रही थी। रिश्तेदारों ने यह पूछ कर कि बड़ा बेटा और बहू विवाह में क्यों नहीं आए, यमुना की नाक में दम कर दिया था। सच्चा कारण तो यमुना किसी को बता नहीं सकती थी। उसने बात को टालते हुए कहा, बच्चे की परीक्षा का समय है, इसीलिए वे लोग नहीं आ पाए। उनकी परीक्षा खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन लोगों को चैन कहाँ था। कानाफूसी चल ही रही थी। पंचायत करने के लिए सभी आतुर हो रहे थे। कोई कहता बनती नहीं होगी बहू से, इसीलिए नहीं आई। कोई कहता यमुना स्वभाव से कितनी तेज तर्रार है, झगड़ा हो गया होगा, देखना कुछ ही दिनों में छोटी भी चली जाएगी। धूमधाम के साथ राघव का विवाह संपन्न हो गया। अपने भाई भाभी की कमी को महसूस करता हुआ राघव अपने साथ अपनी पत्नी को ब्याह कर घर ले आया। राघव घर की हर बात जानता था। छोटी से छोटी बात पर अपनी माँ और भाभी के बीच होने वाली तू मैं कैसे बड़े झगड़े का रूप ले लेती थी, उसे सब याद था। बात कभी बड़ी नहीं होती, उसे बड़ा बना दिया जाता था। इस तरह लगभग हर रोज़ ही घर में महासंग्राम छिड़ जाया करता था। राघव चिंतित था। वह सोच रहा था माँ को तो वह बदल नहीं सकता, पिताजी हैं नहीं, वरना वह माँ को समझाते। उसकी पत्नी श्वेता का स्वभाव समझदारी, विनम्रता और सहनशीलता वाला होना चाहिए। वह श्वेता को जानता ही कितना था। कोई प्रेम विवाह तो था नहीं जो पहले से जाना पहचाना स्वभाव हो। सब कुछ भगवान भरोसे ही था। उसने सोचा कि वह श्वेता को पहले ही सब कुछ समझा देगा, कि माँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे, उनकी बोली बातों पर ध्यान ना दे। रात को राघव ने अपनी पत्नी से कहा, श्वेता अब तुम्हें इस घर को संभालना है। श्वेता ने बीच में ही प्रश्न कर दिया, भैया भाभी क्यों नहीं आए राघव? राघव ने बिना छिपाए श्वेता को सब सच सच बता दिया। श्वेता, माँ और भाभी की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे, किंतु एक दिन तो माँ ने सारी हद पार कर दी। भाभी की गलती इतनी ही थी कि वह बिना नहाए ही रसोई में आ गई थी। माँ का पारा चढ़ गया और तू मैं से बात इतनी बढ़ गई कि माँ ने वह कह दिया जो उन्हें हरगिज नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्या कह दिया था माँ ने? माँ ने कहा, निकल जाओ मेरे घर से और मेरे मरते वक्त तक मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। भैया भी घर पर ही थे। उन्होंने माँ के पास आकर कहा, माँ आप यह क्या कह रही हो? अभी आप गुस्से में हो, शांत हो जाओ। माँ ने भैया को भी कह दिया, जोरू का गुलाम बना फिरता है, तू भी चला जा। भाभी रो रही थी, भैया भी रोने लगे, लेकिन माँ का गुस्सा कम नहीं हुआ। बस उसके बाद भैया भाभी ने अलग रहना ही उचित समझा। रोज़ रोज़ की कलह से वे दोनों भी उकता चुके थे। एक ही शहर में अलग होकर रहने से अच्छा भैया ने अपना तबादला ही करवा लिया। वह भी भाभी की तकलीफ़ कब तक यूं ही देखते। थोड़ी गलती भाभी की भी थी, उन्हें वह काम नहीं करना चाहिए था जो माँ को पसंद नहीं, किंतु वह भी अपनी ही चलाती थी। सहनशीलता की उनमें भी कमी थी। श्वेता ने बीच में ही कहा, हाँ राघव तुम सही कह रहे हो, ताली हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है। श्वेता माँ के वो जहरीले शब्द भैया भाभी को सूल की तरह चुभ गए और उन्होंने घर छोड़ दिया। पता नहीं उन शब्दों के लिए आज तक भी माँ को पछतावा है या नहीं। श्वेता, कटु वचन तो तीर की तरह होते हैं, एक बार जीभ से निकल गए तो निकल गए, फिर वापस नहीं आते। जिसके दिल पर जाकर वह कटु वचन लगते हैं उसे ऐसा आघात पहुंचाते हैं कि उनका वह घाव नासूर बनकर ताउम्र उन्हें परेशान करता रहता है। भैया भाभी के साथ भी यही हुआ है। श्वेता, मैं तुमसे यह उम्मीद लगा रहा हूँ कि तुम सब संभाल लोगी। भैया भाभी तो चले गए, किंतु हम माँ को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकते। हमें हमेशा यहीं रहना होगा माँ के पास। क्या तुम माँ के गुस्से को अपने प्यार और सहनशीलता से काबू में रख सकोगी? राघव तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि सब कुछ संभाल सकूँ। राघव, क्या माँ को अब भी इस बात का एहसास नहीं है कि उन्हें इस तरह के शब्द नहीं कहने चाहिए थे?
पता नहीं श्वेता उनके दिल में क्या चल रहा है, किसी को कुछ बताती भी तो नहीं। मैंने कितनी बार उन्हें समझाया कि भैया भाभी को फ़ोन करके बुला लो, लेकिन वह अपनी जिद पर ही अड़ी हुई हैं। राघव और श्वेता की सुहागरात की शुरुआत इन्हीं बातों से हुई। उसके बाद सब कुछ भूलकर वह दोनों एक दूसरे की बाहों में खो गए। दूसरे दिन सुबह उठकर श्वेता ने कहा, राघव अच्छा हुआ तुमने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे माँ के साथ सामंजस्य बिठाना शायद थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं वैसा ही सब करूँगी जैसा वह चाहती हैं। थैंक यू श्वेता, आई लव यू। मुझे तुमसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। दूसरे दिन सुबह से ही श्वेता के संघर्षों से भरी जिंदगी की शुरुआत हो गई। उसने राघव को तो दिलासा दे दिया कि वह सब कुछ संभाल लेगी, किंतु उसके मन में तूफान उठा था। कई सवाल उठ रहे थे। वह सोच रही थी कि हे भगवान, यदि माँ का स्वभाव इतना तेज है तो कैसे निभाएगी वह। हफ्ता 15 दिन तक वह बहू पर प्यार बरसाने वाली यमुना धीरे धीरे अपने स्वभाव के असली रंग दिखाने लगी। बात बात पर टोकना, श्वेता के हर काम में कमी निकालना, उसके हाथों से बने भोजन का अपमान करना सब शुरू हो गया। राघव की बात को ध्यान में रखते हुए श्वेता ने इस तरह की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसी तरह चलता रहा। यमुना की हर तीखी बात को हंसकर सुन लेने वाली श्वेता अकेले में आंसू बहा लेती थी। सबके सामने फिर भी वह हंसता चेहरा लेकर आती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इतने अच्छे स्वभाव वाली बहू पाकर भी यमुना का स्वभाव नहीं बदला। उसमें एक बेटे बहू को खो देने के उपरांत भी कोई परिवर्तन नहीं आया। यमुना का व्यवहार दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा था, जिसके कारण श्वेता के धैर्य का बांध अब टूट रहा था। राघव पहले की तरह अब भी सब कुछ जानता था, जबकि श्वेता कभी भी उससे किसी तरह की कोई शिकायत नहीं करती। श्वेता के चेहरे की झूठी मुस्कुराहट ही राघव के समक्ष सारे राज खोल देती थी। कभी कभी श्वेता की आंखों में डबडबाए आंसू चोरी छिपे राघव को दिख जाते थे। तब राघव का मन बैठ जाता, क्या करूं, कैसे परिस्थिति को सुधारूं। बेचारा राघव समझ नहीं पाता। यमुना हर रोज की तरह आज भी पक्षियों को दाना डालने आंगन में गई। पतझड़ का मौसम कुछ दिन पूर्व ही दस्तक दे चुका था। रात को काफ़ी तेज हवा के साथ आंधी ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। यमुना के बाहर आने से पहले शांताबाई आंगन की सफाई कर पत्ते बाहर फेंक चुकी थी। यमुना ने दाने डाले, लेकिन वृक्ष से कोई भी पक्षी नीचे दाना चुगने नहीं आया। तब यमुना ने अपने वृक्ष की तरफ नज़र उठाकर ऊपर देखा तो आज उसका हरा भरा लहलहाता वृक्ष सूना दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे पत्ते उसका साथ छोड़ गए थे। यह दृश्य देखकर यमुना दुखी हो गई। उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षी आंधी का रौद्र रूप देखकर अपना घोंसला छोड़कर कहीं दूर जा चुके थे। यमुना सोच रही थी कि उसका हरा भरा वृक्ष कैसे सूखी टहनी की तरह हो गया, बिल्कुल खाली, बिल्कुल सूना। पक्षियों को आराम नहीं, पत्तों का साथ नहीं, इसलिए वह भी यहाँ से चले गए किसी और घने वृक्ष पर अपना नया घोंसला बनाने, जहाँ उन्हें सुकून मिलेगा, उनका मन आनंदित होगा, उनकी सुबह रंगीन होगी, शाम आराम से शांति प्रिय वातावरण में उन्हें सोने देगी। यही सब तो चाहिए होता है। इतना सोचते हुए उसने अपने आंगन के साथ ही साथ अपने घर के अंदर भी नज़र डाली, जो उसे आज इस सूने खाली वृक्ष की तरह ही नज़र आ रहा था, जिस पर से कुछ पंछी सुख शांति की तलाश में कहीं दूर जा चुके थे। एक छोटा सा घोंसला जिसमें उसका बड़ा बेटा, बहू और चिंटू रहा करते थे। वह भी इतना सोचते सोचते ही वह उठकर खड़ी हो गई। उसने फिर सोचा, यदि उसका छोटा बेटा और बहू भी नहीं, उसे अपने घर को हरा भरा रखना है, इस वृक्ष की तरह सूना नहीं करना है। आज पहली बार उसे अपने बड़े बेटे और बहू की कमी खल रही थी। उनकी याद सता रही थी। वह बेचैन हो रही थी। अपनी गलतियों का एहसास होते ही उसके बोझ तले यमुना का दम घुट रहा था। किसी तरह अपनी बड़ी बहू को वह ताना मारा करती थी, बात बात पर अपमान करती थी, उसके हर काम में कमी निकालती थी, कभी उसे चैन से जीने ही नहीं दिया। आज वह यही सब अपनी छोटी बहू के साथ भी कर रही है। वह सोच रही थी, आखिर क्यों उसने ऐसा व्यवहार किया, क्यों बहुओं को बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाई। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से नीचे टपक रहे थे। उन्हें पोषने के लिए आज तो उसके पास एक बेटा बहू हैं,
लेकिन यदि वे भी उसके गुस्से की आंधी के रौद्र रूप से घबरा कर अपना घोंसला कहीं और बना लेंगे तो वह क्या करेगी। इस पतझड़ के मौसम ने अपने पत्तों से बिछड़े सूने वृक्ष ने यमुना को उनकी गलतियों का एहसास करा दिया। आज दोपहर को जब वे सब खाना खाने बैठे तो आज पहली बार खाने का पहला कौर खाते ही यमुना ने कहा, वाह बहू, सब्जी कितनी स्वादिष्ट बनी है, बहुत ही अच्छा खाना है। राघव और श्वेता एक दूसरे की तरफ अचरज भरी नज़रों से देखने लगे। यमुना के मुंह से ऐसे बेशकीमती शब्द सुनकर श्वेता फूली नहीं समा रही थी। उसे अपने कानों पर मानो विश्वास भी नहीं हो रहा था। यमुना के मुंह से यह सुनकर उसे लग रहा था शायद आज सब्जी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है, माँ कोई कमी नहीं निकाल पाई। बहू बहू कहकर श्वेता को आवाज़ लगाने वाली यमुना आज दोपहर से ही उसे बेटा कहकर पुकार रही थी। अपनी माँ के अंदर आया यह परिवर्तन देखकर श्वेता बहुत खुश थी। आज दिन भर घर में किसी तरह की टोका टाकी नहीं हुई। घर का माहौल एकदम खुशनुमा था, सुकून था, शांति थी, आनंद था। ऐसा माहौल देखकर यमुना भी बेहद खुश थी। उसके मन में भी आज कोई तनाव नहीं था, क्योंकि वह आज अपनी श्वेता के काम में कमियां ढूंढने के बदले उसके काम की अच्छाई देख रही थी और ऐसा करके उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। श्वेता के हर काम में यमुना मदद भी करने लगी, उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगी। राघव अब हर रोज़ श्वेता को खुश देखता और खुद ही खुश होता। यह खबर बड़े बेटे और बहू तक भी पहुंच गई। राघव ने यमुना से कहा, माँ भैया का फ़ोन आया था, मिलने बुलाया है, सोच रहा हूँ 3-4 दिनों के लिए जाकर मिल आते हैं। यमुना ने कहा, रुक जाओ, और सीधे जाकर फ़ोन उठाया। आज अपना अहंग छोड़कर, अपना स्वाभिमान छोड़कर उन्होंने अपनी बड़ी बहू को फ़ोन लगा दिया और कहा, हेलो। उधर से अंजलि ने फ़ोन उठाकर कहा, हेलो। कुछ पलों के लिए फिर सन्नाटा छा गया। यमुना कुछ कह नहीं पा रही थी, लेकिन हेलो शब्द सुनकर अंजलि माँ की आवाज़ पहचान गई थी। उसी ने पहल करते हुए कहा, माँ। यमुना फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। तब तक श्वेता भी वहाँ आ गई। अपने आप को संभालते हुए यमुना ने कहा, अंजलि, अंजलि बेटा, मुझे माफ़ कर दो। फ़ोन स्पीकर पर था। यमुना का बड़ा बेटा माधव भी वहीं पर था, वह भी सुनने लगा। अंजलि ने कहा, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं बेटा, इस शादी में तुम्हारी तीनों की कमी बहुत खली। मैं अपने गुस्से में बोले हुए शब्द वापस लेती हूँ। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। यदि तुम मुझे माफ़ कर सको तो। पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, मैं जानती हूँ ज़्यादातर गलती मेरी ही थी। तुम्हारे जाने के बाद भी मुझे यह एहसास नहीं हुआ, लेकिन अब मुझे अपनी गलतियों का पश्चाताप करने का एक मौका दे दो। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहो, और प्लीज़ माँ आप रोना बंद कर दो। गलती तो हमारी ही है, हमें भी आपके गुस्से में बोली बात के कारण घर नहीं छोड़ना चाहिए था, पर जो हो गया सो हो गया। अब आगे हम सब जितना भी अच्छा कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। हम आ रहे हैं माँ आप सबसे मिलने। अंजलि के फ़ोन रखने के बाद उसने जैसे ही माधव की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे। अंजलि ने कहा, प्लीज़ माधव रो मत। माधव ने उसे गले लगाते हुए कहा, अंजलि, इतने दिनों से मुझे इन्हीं लम्हों का इंतज़ार था। कुछ दिनों पूर्व श्वेता के चेहरे पर छाई उदासी देखकर राघव के मन में कभी कभी दूर चले जाने का ख्याल आ जाता था, लेकिन अब वह ख्याल उसके दिमाग से गायब हो चुका था। अब तो हर रात श्वेता के चेहरे की खुशी देखकर ही वह सोता था, चैन से, सुकून से, बेफिक्र होकर। राघव सोच रहा था कि माँ के स्वभाव में यदि बदलाव न आता तो इस अच्छे बदलाव के कारण ही उसका घर सूना आंगन बनने से बच गया। इसी बीच श्वेता प्रेग्नेंट हो गई। खुशियाँ कई गुना बढ़ गई। बड़े बेटे बहू का आना जाना भी चालू हो गया। वह तो पास के ही शहर में रहते थे, तो हर रविवार घर चले आते थे। सब साथ में सुख और शांति से समय व्यतीत करने लगे। इस तरह एक घर बिखरते बिखरते संभल गया। यमुना सोच रही थी, पतझड़ के बाद नई कोपलें फूट जाती है, वृक्ष तो फिर से हरा भरा हो जाता है, घोंसले भी बन जाते हैं, पंछी भी चहचहाते हैं। लेकिन घर से यदि कोई जोड़ा अलग हो जाए तब तो उसका वापस आना लगभग असंभव ही होता है। वह आंगन फिर से वैसा ही हरा भरा कभी नहीं हो पाता। वक्त रहते वह संभल गई, इसलिए छोटा बेटा बहू उसके साथ हैं, वरना उसके घर पर ऐसा पतझड़ आता कि वह फिर जीवन में हरा भरा नहीं हो पाता।
आंगन में बैठी यमुना आज अपने वृक्ष को निहार रही थी, जो फिर से हरा भरा हो गया था। नई कोपलें फूट चुकी थी, पत्तियां बड़ी होकर शोर मचाना शुरू कर चुकी थी। पक्षी घोंसला बना रहे थे। श्वेता ने भी एक बिटिया को जन्म दिया। घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। यमुना चिड़िया को चोंच में दाना लेकर जाती देख रही थी कि वह कैसे अपने बच्चों को खिलाती है। देखते देखते वह सोच रही थी कि कितने प्यार से हम अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, हर दुख भी हंसते हंसते सह लेते हैं। लेकिन बेटे के विवाह के बाद क्यों हमारा मन इतना छोटा हो जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जिसका जवाब वह खुद भी नहीं ढूंढ पा रही थी। दोस्तों, हर बार बच्चे ही गलत नहीं होते हैं, कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं, तो उनको भी अपनी गलती मानकर उसको सुधार लेना चाहिए। बहू पराई घर से आती है, वह आपके घर को अपना लेती है, तो उसे भी अपना कर उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। आपको यमुना जी का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।